आए दिन हम सड़कों पर देखते हैं, बहुत किस्म के जानवर दिखते हैं। गाय बैल रहते हैं, बकरियां रहती है। बकरियां तो खैर लोग पालते हैं तो अपने घर ले जाते हैं उनको। गाय बैल सांड इनको लोग पालते भी हैं तो भी सड़कों पर छोड़ देते हैं। और जो सबसे ही बेसहारा हैं, जो प्राणी हमको दिखते हैं, वो हैं उनमें कुत्ते। हर जन्म के मौसम में कुत्तों के इतने बच्चे होते हैं, और हम अपने इलाकों में देखें तो आज उनके 6 बच्चे दिख रहे हैं। महीने भर के बाद 2 बचते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों के नीचे कुचलते जाते हैं। ये तो एक हालत हो गई। दूसरी बात यह है कि कुत्ते बहुत तरह की बीमारियों से भरे हुए भी रहते हैं। तरह तरह की उनको बीमारियां रहती हैं। इलाज के लिए सरकार के पास कोई या तो अमला नहीं है या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। उनकी आबादी को कैसे काबू किया जाए, इसके लिए सरकार की योजना कागज़ों पे है। कभी कभी म्यूनिसिपल के लोग उनको पकड़ते दिखते हैं। शायद उनकी नसबंदी होती हो, शायद उनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाते हों ताकि उनसे रेबीज़ दूसरों तक न पहुँचे। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसी संस्था है जो लगातार स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो बेसहारा कुत्ते कहे जाते हैं, उनके लिए काम करती है। उनके इलाज के लिए काम करती है, उनकी नसबंदी के लिए काम करती है, उनके ऑपरेशन का इंतज़ाम करती है, उनको शायद रेबीज़ की वैक्सीन लगाने का भी काम करती हो, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन उस संस्था की प्रमुख कस्तूरी बल्लाल आज हमारे साथ हैं। और कस्तूरी अपनी पढ़ाई लिखाई से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हुआ है उन्होंने, लेकिन अपनी पसंद से वे पशुओं की भलाई के लिए इस काम में हैं। वे लगातार बरसों से यह काम कर रही हैं। दूसरे किस्म का कोई करियर चुनने के बजाय उन्होंने इसी काम को अपनाया है। आपका बहुत स्वागत है कस्तूरी। थैंक यू सर। मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा कि जो आप बतला रही थी अभी कि कुछ साल पहले किस तरह से आपकी इसमें दिलचस्पी हुई, तो आप ही अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो मैं आपको मिसकोट करने से बच जाऊंगा किसी जगह। मैं बचपन से ही अपने घर में छोटे मोटे जीवों के आसपास पली बड़ी हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा से रही हूँ, तो गांव खेड़े से मेरा संबंध हमेशा। मेरे पापा की धमतरी के आसपास में खेती, वहाँ पे वो हर गर्मी की छुट्टियों में हमें लेके जाए और गर्मी भर हम गांव में रहते थे। वहाँ पे तरह तरह के जानवर हमारे पास थे, गाय बैल मुर्गियाँ और गांव में रहने वाले कुत्ते। तो मैं जब जब गांव जाती थी एक कुत्ते को ले आती थी कि अब ये मेरा है, और जब मेरी स्कूल स्टार्ट होने का समय हो जाता था तब मैं उसको उस समय गांव के किसी व्यक्ति को अडॉप्ट करवा देती थी कि तुम मेरे आते तक इसकी देखभाल कर लेना। और जब जब जाती उस पर चेक करती, तो हमेशा से मन के अंदर एक भाव था कि अगर चींटी दिख रही है तो हम दाना डाल दें, या पैर ना रखें, या ज़मीन में देख के चले कि कोई छोटा जीव जो है वो दब ना जाए, या पेड़ से कोई अगर तितली गिर गई है या कोई कैटरपिलर है या कोई भी कीड़ा गिर गया है तो वापस से उसे पत्ती में रख दे। इस तरीके के भाव मेरे अंदर हमेशा से थे, क्योंकि मैंने शायद अपने घर वालों को भी यही करते हुए देखा था। बहुत समय पढ़ाई लिखाई में निकल गया और ये सारी बातें बचपन के शौक जैसी मन से निकल गई। इंजीनियरिंग के दौरान
इक्का दुक्का कभी कोई जानवर दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज़ इतना डिफ़िकल्ट पढ़ाई रहती थी कि कहाँ कुछ याद रहे। जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं चाहती थी कि मैं अब एमबीए करूँ, मैं कॉरपोरेट्स में जॉब करूँ, और जैसा हर कोई इंजीनियर सोचता है अपने घर बनाए, अपनी सैलरी अच्छी पैकेज रखे, फॉरेन जाए, वैसा मेरा भी विचार था। पर किसी रोज़ मेरे कॉलेज के बाद ट्यूशन से आने के ही समय मैंने देखा नगर निगम की एक गाड़ी थी, वो कुत्तों को बेरहमी से पकड़ पकड़ के मार रही थी। ऐसा पकड़ रही थी कि किसी के मुंह से खून निकल जाए, किसी की अतड़ियाँ बाहर आ जाए। भले ही मैं उस समय कुछ जानती थी या नहीं जानती थी कि क्या लीगल है, क्या वेलफेयर है, नहीं है, मुझे वो कृत्य देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। उस समय थोड़ा बहुत उनसे लड़ झगड़ के कुत्तों को छीन के मैंने रुकवा दिया। पर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई अंदर कि ये क्या हो रहा है। उस समय इंटरनेट का भी कुछ खास दौर नहीं था, तो हम ना कहीं कोई वीडियो लेके, हमारे पास तो खैर वैसे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे उस समय, वो बटन वाले फ़ोन रहते थे, तो ना कोई वीडियो, ना कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग जा पाए, ना कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं। और बस ढूंढते रह गए इंटरनेट में कि कुछ तो होगी व्यवस्था, कोई नहीं मिला। अब जब ये हादसा हो गया तो हर दिन सड़क में बीमार जानवर दिखने लग गया। मतलब हमारी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जागने लग गई सर, कि कोई घायल है, किसी को खुजली लगी है, कोई लंगड़ा रहा है, कोई भूखा है। अपनी क्षमता अनुसार अपने सैलरी से, अपने पॉकेट मनी से किसी को खाना दिया, दूध पिलाया, ये सब। कुछ जानवर जो हैंडल हो सकते थे हमसे प्यार से, पुचकार से, जो आ गए, उनको नियर बाय हॉस्पिटल भी ले गए, क्योंकि घर में पेट डॉग था तो मालूम था अस्पताल का एड्रेस क्या है। तो लोग बड़ा हैरान होते थे कि अच्छे खासे सूट बूट पहन के लोग आते हैं और बीमार कुत्ते को उठाते हैं। तो भीड़ सा लग जाता था जैसे कोई सर्कस है। ये काम करते करते साल बीत गए, 3 साल, 2 साल। पढ़ाई भी पैरेलल चल रही थी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी चल रही थी। बहुत क्लैरिटी नहीं था कि जानवरों के लिए क्या करना है, क्या नहीं। बट एक हाँ ये था कि अपने सामने यदि कोई आ जाता है तो मदद जितनी हो सके कर लें। एक रोज़ और भयंकर हादसा हो गया। एक ऐसा कुत्ता दिख गया ये तेलीबांधा तालाब के पास में, जिसका कभी बम फटाके से मुंह फूट गया होगा। तो मुंह ही नहीं था, मतलब मुंह ही नहीं था। तो पहले तो 2 मिनट देखे कि ये क्या जीव है, ना नीचे का जबड़ा ना ऊपर का जबड़ा, सिर्फ जीभ लटकी हुई। तो मैं क्या करूँ करके मैं इसको गोदी पाके घर ले आई। मेरे घर वाले देख देख के इसे डर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। बहुत लड़ाई झगड़ा किए घर में कि उसके बाद में क्या करना है इसका, क्योंकि हम सब जिम्मेदारी लेने के सक्षम नहीं थे, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं था। फिर हमने यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाए और एक बेंगलोर की संस्था का मेरा कांटेक्ट हुआ। उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा डॉग मेरे पास में है। तब क्योंकि फ़ोन का ज़माना नहीं, मल्टीमीडिया, सिर्फ मेरे इस इन्फॉर्मेशन में उन लोगों ने अपना एक स्टाफ भेजा सर, ट्रेन में। वो अपने खर्चे पे आए, मेरे डॉग का, जो रेस्क्यूड डॉग जिसका जबड़ा नहीं है, उसकी टिकट कराए, उसको पूरी हेल्थ चेकअप कराए, उसको ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ के, बेंगलोर जाने में पूरे 26-27 घंटे लगते हैं, ट्रेन में सफ़र करके वहाँ के एक शेल्टर होम में उसको लेके गए, और वो आज भी अलाइव है। अच्छा। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे एक फ़ोन कॉल से कोई एक व्यक्ति, उनके क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी छत्तीसगढ़ आके ऐसे डॉग को उठा के ले गया। तो मैं तो अपने शहर के लिए कुछ कर ही सकती हूँ, मुझे ये लगा। उस दिन मेरे अंदर एकदम मैंने ठान लिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर हमने धीरे से एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया, क्योंकि हम पक्का काम करना चाहते थे। और फिर हमने जानवरों को रेस्क्यू करना चालू किया। अब हमारे घर में जितनी जगह उतने जानवर भर लिए। फिर धीरे धीरे लोगों से संपर्क किया, किसी की रेंट पे फैक्ट्री ली, किसी की रेंट पे गोडाउन लिया। ऐसा करते करते 5 शेल्टर चलाए। अब इन 2 से 3 सालों में मैंने अपने खुद के घर में 4000 से भी ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स को पाल लिया था। आते थे, जाते थे, रेस्क्यू होते थे, बीमारी से ठीक होते थे, अडॉप्शन में जाते थे। तो मेरा पूरा घर में एनी टाइम 50-55 डॉग्स रहते थे। अब मेरा ऊपर नीचे वाला मकान है, तो जो जानवर बीमार होता है ना, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, वो या तो लेटा रहता है या शांत रहता है। तो मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम था कि उनको लगता था 8-10 होंगे, पर मेरे यहाँ ऊपर में उन लोग कभी देखने भी नहीं आए।
तो कभी जब मैंने गिनती की तो पता चला इतने हो गए। अब इस समय तक मैंने कई कई शेल्टर्स से ट्रेनिंग ले ली, मैंने जानवरों के लिए बने हुए कानून की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, अंडरस्टैंडिंग की, विज़न तैयार किया कि ऐसा क्या है जो बाहर के शहरों में हो रहा है और मुझे छत्तीसगढ़ में क्या करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स के लिए, पर हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी था नसबंदी प्रोग्राम को लागू करना, क्योंकि इतने ज़्यादा कुत्तों की तादाद, उनको देखभाल और खाना खिलाने वाला कोई भी नहीं, सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों की कमियां, जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनकी जेब हमेशा खाली, भाई वो तो कुछ पैसा नहीं रखे रहते बेचारे। फिर हमने नगर निगम के पास गए, बहुत गए, धीरे धीरे करके 1.5-2 साल पेपर वर्क के नगर निगम में नसबंदी कार्यक्रम की 2015 में शुरुआत हुई। अच्छा, शुरुआत में ऐसी अलवा जलवा था, लेकिन अब कुछ सालों में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन फिर भी वैसा नहीं हुआ है जैसा आज की भी ज़रूरत है। 10 से 12 स्ट्रीट डॉग्स की बस नसबंदी होती है, एक्चुअली में नीड है हर दिन 50 से 55 की हो, तब कोई फ़र्क दिखेगा। जब नसबंदी का ये स्टार्ट करते रहे तो हमें बीमार एनिमल्स पैरेलली मिलने लग गए, ऐसे बीमार जिनमें परमानेंट डिसेबिलिटी है, जो कि अंधे हो गए मान लीजिए, बाकी स्वस्थ हैं पर अंधे। अब अंधे को कोई रोड में तो नहीं छोड़ सकता। अब इनको ओल्ड एज होम के जैसे पालने के लिए हमको चाहिए थी जगह, और टेम्पररी जगह में काम कर कर के जो लोगों का, आसपास के लोगों के बर्ताव के वजह से हम बहुत परेशान होते थे सर। जैसे हमारे 2 शेल्टर में लोगों ने आग लगा दी थी। अब ये जानवर, वो नहीं चाहते थे कि जानवर वहाँ रहें। वो नहीं चाहते थे कि जानवरों की इतनी सुविधा हो जानवरों को, क्योंकि जानवर उनके लिए तुच्छ जीव, कि वो सड़क में मर जाएं, उनको कोई क्यों उठाता पालता। तो उन्होंने आग लगा दी। तो हमने तब सोचा कि नहीं, हमें बड़ी जगह चाहिए। उस रोज़ मेनका गांधी जी का रायपुर आना हुआ था, और मेरा उसी दिन में MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, जिसके लिए मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी। अब मैं ऑलरेडी इतना काम कर चुकी थी, मैं समझ रही थी कि कितनी नीड है रायपुर में, और मेरे अलावा मुझे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखता था जो इस तरीके से वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सके सरकार से या किसी भी वेल विशर से जो इसमें योगदान देना चाहें। मेनका गांधी जी को मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाई पूरी, कि मैं ऐसा ऐसा काम इतने इतने समय से कर रही हूँ, कि आप कोई हमें गाइडेंस दे सकती हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब को बुलाया उस समय और बोला कि आपके पूरे प्रदेश में शेल्टर होम नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए, कितने बीमार जानवर आते हैं, कहाँ जाएंगे। तो उनको जगह ढूंढने के लिए आदेश दे दिए। मैडम तो चली गई दिल्ली वापस, हमको 4.5 साल के आसपास का पेपर वर्क करना पड़ा। उस पेपर वर्क में इतने चैलेंजेस आए सर, इतने चैलेंजेस आए कि फुल टाइम जॉब करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारा लैंड का काम होता है मंत्रालय से। हम रहते हैं रायपुर में। हम फ़ोन कर करके पूछे, आज ये साहब आए हैं क्या, या आज ये इंस्पेक्टर हैं क्या, कभी बोले हाँ, कभी बोले ना। कई बार तो ऐसा था मैं अपने ऑफिस में मेडिकल लीव लेके निकल जाती थी, और मैं कहाँ जा रही होती थी, अपने पूरी ज़मीन के कागज़ लेके, कभी मंत्रालय या कभी कोई नायब तहसीलदार के पास या कुछ इस तरीके से। हमें नहीं मालूम था कि इस तरह का हमें लैंड का अलॉटमेंट होगा जहाँ पे हम आगे काम कर पाएंगे, पर एक निस्वार्थ मन से हम जानवरों के लिए आगे बढ़ते गए। 2017 में 18 में हमें शासकीय भूमि का आवंटन हुआ, और तब से हमने वहाँ पे अपने स्तर पे धीरे धीरे निर्माण करना चालू किया। हम 1 रुपया भी हम प्रशासन से नहीं लेते हैं, और अभी तक हम इच्छुक भी नहीं है लेने के, क्योंकि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट और जानवरों को पालने का कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। मैं एक चीज़ यहीं पे समझना चाह रहा था आपसे, जो काम आप कर रही हैं ये तो एक वेलफेयर स्टेट को भी करना चाहिए। तो सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, उन विभागों की दिलचस्पी नहीं रहती है कि उनके पास बजट नहीं है, कि मशीनरी नहीं है, क्या है? सरकार को दोष तो हम देंगे नहीं, क्योंकि सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो है लोगों की भलाई करना। लोगों की भलाई कैसे करना? उनके पास में रोज़गार रहे, खाने की सारी पूर्ति रहे। जो विभाग लोगों के वेलफेयर में जाता है उसके लिए बजट भी पारित होते हैं। जैसे कि पशुपालन विभाग क्या है? पशुपालन है पशुओं को पालने का विभाग। जिन पशुओं को इंसानों द्वारा खाया जाता है, जैसे मुर्गी है
या गाय का दूध है जो हम कंज्यूम करते या हैं, बकरी है, या pigs बकरी हैं। है, पिग्स हैं, बतखें होती हैं, मछली, इन सब को उन लोग पालते हैं। डॉक्टर्स इसलिए बनाते हैं ताकि ये फार्म उनका चल सके। हाँ। इसलिए नहीं बनाते हैं कि कोई सड़क में गाय बीमार हो वहाँ पे डॉक्टर हमारा पहुँचे। वो सरकार का एजेंडा ही नहीं वो है। सरकार का एजेंडा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का तो बिल्कुल भी नहीं था अभी तक। पर अब क्योंकि लोग अवेयर हो के खुद से ले जाते हैं पालतू कुत्ता, पालतू गाय, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ दूध नहीं चाहिए, इसको जिंदा रखो, तो उनको अब वेलफेयर प्रैक्टिसेस करनी पड़ती। नहीं तो कोई भी वेटनरी डॉक्टर को ढोर डॉक्टर इसलिए बोला जाता था, उसको केवल कृत्रिम वो जो गर्भधान है, कृत्रिम गर्भधान, वो बस करना है, मेटिंग कराने के लिए बस बुलाएंगे, बच्चा निकालने है ना, जब डिलीवरी होगी तब बुलाएंगे, मात्र इतना काम होता था दाई माँ जैसा। लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग डॉक्टर्स जो हैं वो एडवांस मेडिसिन सीख रहे हैं, एक्सरेज जानते हैं। अब का ज़माना बदल गया, लेकिन अब इतने सालों से, सदियों से जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको अब सरकार के दिमाग से वॉश ऑफ करना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो बीमार स्ट्रीट डॉग है वो सरकार में किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, पशुपालन, उसमें कुत्ते का कोई रोल है नहीं। कुत्ते का रोल सिर्फ तब आता है जब डिजीज़ आए, जब रेबीज़ आए, मात्र तब। अदरवाइज एनिमल हस्बेंड्री में कहीं भी नहीं है। इसलिए जो इतने भी सेंट्रल एक्ट्स बने हुए हैं जो जीवों के प्रति हैं, जो वो नगर निगम से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि कुत्ता जो है वो तो सदियों से इंसान की बस्ती के आसपास रहा है, इसलिए उनके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान तरीका है कुत्तों की नसबंदी। मतलब दुनिया का सबसे आसान काम है इनकी नसबंदी करा देना और इनको छोड़ दो। फिर बाकी जो है लोग बाग अपने घर के आसपास एक रोटी सुबह गाय की, एक कुत्ते की दे के कॉन्सेप्ट से पाल लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे रायपुर में भी नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उसके आसपास के गांव को भी करें, बढ़ाएं, तब बाहर के जो गांव से अपने रायपुर में डॉग आना कम होंगे। तो इसमें आपकी संस्था जो है वो भी नसबंदी का काम करती है कुत्तों की? सर, नसबंदी करने के लिए अच्छे खासे सेटअप की ज़रूरत रहती है और थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम होता है। इसमें डॉक्टर्स को सर्जरी की ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और अभी हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें ज़्यादातर घायल बीमार हमेशा मिलते हैं, तो पहले उनकी लाइफ सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब 8 साल के आसपास में हम लोग 8,500 डॉग्स को स्ट्रीट से रेस्क्यू कर चुके हैं। 200 के ऊपर को अच्छे घरों में गोद दिलवा चुके हैं, देसी डॉग्स को। और कुछ ऐसे हैं जो बच जाते हैं, जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी, जैसे रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़े में टूट जाना, अंधा हो जाना, एसिड अटैक के कारण शरीर के अंग खराब हो जाना, इनको कोई पालना नहीं चाहता, अडॉप्शन नहीं होता है। और दूसरा ये है कि इतने ये फिट नहीं होते कि सड़क में अकेले सरवाइव कर पाए, दोबारा वापस जा सके। तो इनका पुनर्वास केंद्र बनाना वो हम लोग अभी कर रहे हैं। हमारा जो शेल्टर है वो 2.5 एकड़ की जगह है, जिसमें लगभग 500 से 800 एनिमल्स की कैपेसिटी है। अब तो ये एक किस्म से स्थायी जिम्मेदारी की चीज हो गई ये। जी, ये स्थायी हमेशा के लिए, जब तक जिंदा हैं तब तक वहीं पे रहेंगे, ऐसी नौबत रहती है। इनके साथ तो ये नौबत है, लेकिन हमारे लोड कम हो इसलिए हम लोग नसबंदी के प्रोग्राम को अभी स्टार्ट किए हैं। हम अभी रजिस्टर हो रहे हैं वेलफेयर बोर्ड से, इसलिए हमने भारत में तो कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो हम यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज नाम है इनका। ये पूरे विश्व में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी, क्योंकि स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम सिर्फ रायपुर में थोड़ी है, हर डेवलपिंग कंट्री में उनका मिसमैनेजमेंट है। तो पूरे विश्व में ये स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कराते हैं और उनको वैक्सीनेशंस करते हैं, क्योंकि हर 15 से 20 मिनट में एक आदमी की मृत्यु रेबीज के कारण हो जाती है, जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है वैक्सीनेशन से। अब इसके लिए इजिप्ट है, अर्जेंटीना हो गया और थाईलैंड हो गया और सिंगापुर जैसी जगह, जहाँ श्रीलंका, अंडमान, ये सब जगहों पे काम करते हैं। इसी पर्टिकुलर एनजीओ ने गोवा को रेबीज़ फ्री स्टेट बना दिया है। हमको छत्तीसगढ़ में इनको इनवाइट करने में 2.5 साल का समय लगा। कोई छत्तीसगढ़ में आके इंटरेस्ट ही नहीं लेता काम करने में। ये क्यों है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, प्लस यहाँ के जो भी लोग होंगे शायद वो नेशनल लेवल में या अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे। एक इम्प्रेशन नहीं बना पाए। एक इम्प्रेशन की बात है। कैलिबर तो बहुत है, कैपेबिलिटी भी बहुत है,
पर लोगों को फैंसी बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई ये सब में ज़्यादा है, पर अब अवेयरनेस आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये एनजीओ को हमने बुलाया, इन्होंने 10 दिन में रायपुर में और आसपास के एरियाज से लगभग हमने 120 स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी की, और ये सब वो डॉग्स हमने ज़्यादा चयन किए जो कि कोई ना कोई देखभाल कर रहा हो। अच्छा। और हमने जानबूझ के नगर निगम क्षेत्र से नहीं किए, हमने किए नया रायपुर, जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है पर लोग जानवरों से प्यार करते हैं, वो उनको खिलाते हैं। हमने रेस्क्यू किए किसी गांव से, किस उरला जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से, जहाँ पे अस्पताल भी नहीं है पर वो बार बार पनपते हैं और सड़कों में मर जाते हैं, तो इन एरियाज़ को हमने फोकस किया। इसमें से 6 से 8 डॉग हमको रेबीज़ के मिले। अच्छा। ये रेस्क्यू तो हमारा चल ही रहा था, हर दिन 10-12 एडमिट हो ही रहते बीमारियों से, तो रेबिड डॉग्स, रेबीज़ के ये वो डॉग्स थे जो लोगों के साथ में बहुत फिजिकल कांटेक्ट में वो हाथ लगाते हैं, डेली खाना खिलाते हैं, और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि इसको रेबीज़ है और रेबीज़ से मौत हुई। बहुत हाईली टेंस मामला है ये, क्योंकि हमको डर लगता है कि यार हमें रेबीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, पर कोई इस बात को ध्यान नहीं देता कि वो जानवर को इतनी तकलीफ़ होती है रेबीज़ में, बाप रे बाप, उसका पूरा सर सूज जाता है और इतना भयंकर दर्द होता है कि दर्द की वजह से लेफ़्ट राइट कुछ समझ नहीं आता, दिखना कम हो जाता है। सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है पूरी की पूरी थ्रोट जो है ये हो जाता है पैरालाइज्ड, कुछ भी गिटका नहीं जाता। अब मरने का इंतज़ार करो उसके, आज मरा, कल मरा या 10 दिन बाद मरा, तब तक सफरिंग है। जब वो मर जाता है, उसके बचने का कुछ नहीं रहता, रेबीज से बचने का कुछ नहीं है कोई। तो ऐसा आपको ये कंफर्म कब होता है कि उसको रेबीज हो गया है? 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम सस्पेक्टेड रेबीज, जो कि हम अनुमान लगाते हैं उसके लक्षणों से कि इसको रेबीज हो सकता है। जो भी साधारण तौर पे ऑब्जर्व करता है स्ट्रीट डॉग्स को, वो जान सकता है कि एक हेल्दी डॉग में और एक रेबिड डॉग में क्या अंतर है। वो बहुत चिड़चिड़ाया रहता है, अननेसेसरी उसको कंझाता रहता है वो, क्योंकि उसको तकलीफ़ है। पानी पीने को करता है, पी नहीं पाता, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से रोता है, कभी ऐसा है कि कोने में पड़ा है, उसको डम्ब रेबीज़ भी कहते हैं। जीभ सूख जाती है, पूरी मिट्टी भर जाती है मुंह में, और आँखों की जो मूवमेंट है, जैसे एक तेज होता है आँखों में, वो उनकी आँखों से चले जाता है। आपको अलग से समझ आ जाएगा, उसकी आँखों की पुतली ज़्यादा हिलती नहीं है, फिक्स हो जाती, क्योंकि अंधापन हो चुका है वो उसमें। अब आप उसको थोड़ा भी रिएक्ट करेंगे तो वो एकदम से झल्ला जाएगा। तो हम जनरली टेस्ट करते हैं एक लकड़ी से, एक लंबी स्टिक लेके उसके अगल बगल थोड़ा बजाते हैं। अगर वो ज़ोर से झपट रहा है लकड़ी में तो एक समझ आता है, जो आम तौर पे खेलता लकड़ी के साथ, लेकिन रेबीज़ के दौरान वो इरिटेट हो रहा है उस काम से, तो हम सोच सकते हैं रेबीज़ है। जनरली रेबीज़ में पीछे के पैर भी काम करना बंद हो जाते हैं। तो कुछ इसके लक्षण ऐसे भी हैं जो आपको नॉर्मल डिजीज़, पैरालिसिस और पेट खराब में भी दिखेंगे, लेकिन एक आपको अलग सा उसमें पागलपन दिख जाएगा। तो इसमें आपकी रणनीति क्या रहती है कि उसको जब तक नेचुरल डेथ ना हो जाए तब तक उसको जिंदा रखना है, या उसको मारने के कोई तरीके इस्तेमाल करना है? सबसे पहले इसकी रणनीति होती है इसको सेफली कैप्चर किया जाए, जिससे जो हैंडलर है, जो हमारा स्टाफ है या डॉग कैचर है, उसको गलती से भी इसका सलाइवा ना लगे। अगर वो हो गया तो हम भी मर जाएंगे, और रेबीज़ का क्योंकि कोई इलाज नहीं है। जानवरों में अच्छी बात ये होती है कि यूथेनेशिया जो है वो अलाउड होता है। और एक वेटनरी डॉक्टर अगर कंफर्म करता है और अगर वो चाहता है तो वो उसे पेनलेस डेथ दे सकता है। अब डेथ चाहे नेचुरल रीज़न के वजह से हो या फिर यूथेनेशिया किया जाए, आफ्टर डेथ ही इसके ब्रेन का सैंपल निकाला जाता है। अच्छा। जब कुत्ता मर गया तो एक छोटा सा चीरा मारते हैं सर के पास में, और वहाँ से ब्रेन टिश्यू का सैंपल लेते हैं, बॉक्स में उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। हम लोग अभी ये हमारा 4था सैंपल है जो हम भेजे हैं। हमने सैकड़ों रेबीज़ के कुत्ते रायपुर से रेस्क्यू कर लिए हैं जिसकी कोई भी जांच नहीं हुई है, पर हम जानते थे कि उनको रेबीज़ है उनके लक्षणों के वजह से। और जितने भी सैंपल्स हम लोगों ने बैंगलोर भेजे हैं, क्योंकि बैंगलोर में ही 100% सेफ टेस्ट होता है, वहाँ से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है? पॉजिटिव आई है। तो ये आप लोग कितने लोग हैंडल करते हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो हैंडल करने वाले?
2-3 लोग ही रहते हैं जिन लोगों को डॉग रेस्क्यू हम लोग सिखाते हैं, वही हैंडल करते हैं। तो उनको कोई प्रिवेंटेबल वैक्सीन वगैरह उनको लगाते हैं? हमारे यहाँ तो हर स्टाफ का वैक्सीनेशन रहता है। अच्छा। क्योंकि तकलीफ सिर्फ उनको रेस्क्यू करने पे नहीं है सर, वो रेस्क्यू होके आता है, अन्य और सैकड़ों डॉग्स मेरे यहाँ भर्ती हैं। इनके यूरिन में से भी रेबीज फैलने का डर है, इनके थूक में से भी, तो उनको पूरा डीप क्लीन सैनिटाइज करते हैं हम लोग। बहुत महंगे केमिकल्स और सॉल्यूशंस आते हैं। फिर उसका ब्रेन सैंपल जो है वो हम लोगों को तुरंत उसको पोस्टमार्टम करके तुरंत बरी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि उनके ब्लड से हम पोस्टमार्टम करते तो ब्लड तुरंत फ्लो होता है बाहर, वो गलती से भी हमारे हाथ में, पैर में या कपड़ों में लग जाए तो उससे भी रेबीज फैल सकता है। इसलिए पीपीई किट पहन के रेबीज का टेस्ट किया जाता है। और जब डॉग का ब्रेन सैंपल लिए तो डॉग को बहुत गहरा गड्ढा करके ब्लीचिंग पाउडर, नमक और कुछ केमिकल्स डाल के दफनाते हैं। आइडियली जलाना चाहिए पर बहुत महक आती है उसमें, तो हम दफन करते हैं। और जो भी पीपीई किट है वो भी हम बरी करते हैं, और उस समय जो भी सामान का इस्तेमाल किया गया हो उसको भी हम डालते हैं, तुरंत डीप फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देते हैं उसको, और सैंपल को रायपुर की जो डिस्ट्रिक्ट लैब है जानवरों की, उसके माध्यम से बेंगलोर भेजते हैं। 2-5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फिर हम लोग जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमें इस पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में बताया है, उनको हम अवेयर करते हैं जाके कि यहाँ से जो कुत्ता हम ले गए थे वो रेबीज था, उसको रेबीज था, तो आप लोग आपका वैक्सीन करवा लो। और कुत्तों के भी क्या आसपास के कुत्तों के साथ दोस्ती रहती है, तो हम उनको जाके रेबीज का वैक्सीन लगा देते हैं। अच्छा। और हम उन्हें कहते हैं कि 20 से 21 दिन तक आप नज़र रखो, किसी कुत्ते में अगर कॉमन सिम्टम आए तो हमें तुरंत बताना, चाहे 24 घंटे में कोई भी समय क्यों ना हो। अच्छा। तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी भेजते हैं। हमारे पास अभी एक एम्बुलेंस वर्किंग है, उसको अगर एक रेबीज का डॉग आ गया मतलब उस दिन कोई रेस्क्यू नहीं हो सकता, पूरी गाड़ी एम्बुलेंस को ही पूरा सैनिटाइज करना पड़ता है। तो ये सब इस पूरे काम में सरकार से आपको क्या मदद मिल रही है? सर सरकार से कोई भी मदद नहीं है, क्योंकि मैं आपको यही कह रही हूँ ना, ये वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है। हम चाहते हैं कि बेचारों में रेबीज ही ना हो। सरकार का काम है कि लोगों को तकलीफ ना हो। अब स्वस्थ जानवरों का हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम करते हैं सिर्फ बीमार के लिए काम, और बीमार जानवरों के लिए उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेड फॉर ईच अदर जैसी कोई चीज नहीं है सरकार में बीमार जानवरों के लिए। अब यदि वो जीव प्रेमी बन जाए तो हो जाएगी। दूसरा, आप अभी बतला रही थी, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की उसके पहले की बातचीत में, कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनमें तरह तरह की वो तमाम बीमारियां हैं जो कि इंसानों में भी होती हैं। तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी, बहुत लोगों को होगी लेकिन कम से कम मुझको ये जानकारी पहली बार मिली। ये कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों को होती हैं और डॉग्स को भी होती हैं? सभी बीमारियां, सर्दी खांसी बुखार से लेके पेट दर्द, पेट खराब, डायरिया, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस, और क्या बोलते हैं, जॉइंडिस, असाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर्स, हर्निया, वेरिकोज वेन्स, थायराइड, और क्या बीमारी होती है लोगों में, डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा डायबिटिक होते हैं डॉग्स, और खुजली, स्किन इन्फेक्शन, दांत दर्द, दांत का टूटना, मोतियाबिंद, बहरापन, अंधापन, अर्थराइटिस, सभी के सभी बीमारियां गाय और कुत्ते, ये मैमल्स में पूरी पाई जाती है। इसका सिंपल ये मतलब है कि उन बीमारियों में जो तकलीफ होती है वो इन जानवरों को भी होती है। हम तो डॉक्टर के पास जाके बता देते हैं ये दवाई खाने के बाद ये रिएक्शन हो रहा है, या रात में मेरी नींद खुल जाती है, पेट दुखता है, ये जानवर नहीं बता पाते। और इसीलिए वेटनरी प्रोफेशन में डॉग या एनिमल कोई भी हो, उसको उसके हाव भाव से समझना पड़ता है कि क्या हुआ। पर आज के ज़माने में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बेहतर होती जा रही है, तो इनके भी वो तमाम टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इको टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी, और डायलिसिस, एक्सरे, सोनोग्राफी, और भी 50 किस्म के टेस्ट, एमआरआई, जो हम लोग स्ट्रीट डॉग्स के प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे दे के करवाते ही आ रहे हैं। ऐसा? हर डॉग का 1500 से 1800 के बीच ब्लड टेस्ट होता है।
अगर उसमें थायराइड की जांच करनी हो तो बॉम्बे सैंपल भेजते हैं, वहाँ पे 2,500 से 3,000 का थायराइड का टेस्ट होता है। एक्सरे वैक्सरे तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। इनके जो ये थे ना बायोप्सी, FNAC, ये सभी कुछ इनके टेस्ट होते हैं। तो ये इतना खर्च जो है इसको जुटाती कैसे हैं आप? संस्था का नाम बतलाइए। हमारी जो संस्था का नाम है, रजिस्टर्ड नाम है पीपल फॉर एनिमल्स सोसाइटी रायपुर। हम चंदखुरी में जो हमारा शेल्टर हाउस बना रहे हैं, जो कि एक अस्पताल बन रहा है, उसका नाम हमने रखा है वाटिका एनिमल सेंचुरी। सेंचुरी ये है जो कि ओल्ड एज और डिसेबल्ड एनिमल्स के लिए, उनके लिए एक पुनर्वास केंद्र या आश्रम कह सकते हैं। वाटिका को हमेशा एक नेचर वाली जगह को हम कहते हैं, बगीचे को, और ये एक ऐसी नेचरफुल प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स अपने लाइफ के आखिरी मोमेंट्स जो हैं, आखिरी दिन हैं, उसको चैन से बिता सकें। इसलिए इसका नाम हमने वाटिका एनिमल सेंचुरी रखा हुआ है। शुरू के 6 से 7 साल हम अपनी जॉब करते थे, अपने पैसे जुटा के खुद चलाते थे, क्योंकि सर हम इंजीनियर्स हैं, हम लोग थोड़ी ना समाज सेवक थे। हम लोगों को नहीं मालूम था कौन सी स्कीम में अप्लाई करते हैं, कहाँ से डोनेशंस आते हैं, कुछ भी नहीं। हम जब हमारे अस्पताल का कंस्ट्रक्शन चालू किए तब हम क्राउड फंडिंग से हमारे कंस्ट्रक्शन और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए लोगों से हेल्प मांगते हैं। जो लोगों को खुद से जीवों के प्रति प्यार मोहब्बत है, जब हम उनको बताते हैं उनकी तकलीफ़ और पीड़ा, तो कोई हमें कुछ फूड दे जाता है उनके लिए, कोई दवाइयाँ दे जाता है, या कोई कुछ अपने घर का पुराना सोफ़ा सामान दे जाता है जिससे उनका रहन सहन और उनका आगे का खर्चा हो पाता है। कोई अपने यहाँ के पुराने पंखे दे गया, लाइट दे गया, किसी ने दवाइयों के लिए कुछ पैसे दे दिए। अब हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, टैक्स एग्जेम्पशन हम देते हैं, जो चाहता है उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, वो उन्हें काफ़ी लाभदायक रहते हैं। तो हम एक ऐसे पूरे सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शौक की बात नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एनिमल लव की बात नहीं है। हम हर दिन डिजीज़ेस को टैकल कर रहे हैं। ये वो बीमारियां हैं जिससे ह्यूमन बीइंग भी मर जाता है, तो ये तो जानवर का छोटा कमज़ोर शरीर है। हमारा प्रयास है इनके दर्द और इनकी सफरिंग जो है, इनकी तकलीफ़ है, उसको कम करना। किस माध्यम से? दवाइयों के माध्यम से, बेहतर इलाज के माध्यम से, और प्यार और देखभाल के माध्यम से। क्योंकि आज अगर मुझे दर्द है, अगर मैं पेन किलर खाऊं तो मेरे को एक साइकोलॉजी है कि 1 घंटे में मेरा दर्द कम हो जाएगा, पर जानवर को ये बात नहीं मालूम है कि अपन उसका इलाज कर रहे हैं। उसको सिर्फ इतना मालूम रहता है कि कोई मुझे प्यार से हाथ लगा रहा है और कोई मुझे खाना खिला रहा है। वो इतने इनोसेंट और इतने मासूम है। तो हम लोग उनको बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हैं। हमारा कोई भी स्टाफ जो है, ऐसा नहीं है कि उन्हें मार रहा है या जो उठ नहीं रहा है उसको ढकेल दे रहा है या उससे बेदर्दी से पेश आ रहे हैं। हम लोग उनको हमारे ही ऊपर बैठा के कई बार रेस्क्यू करना पड़ता है, कई बार उनके खून हमारे शरीर में लग जाते हैं, उनका मवाद लग जाता है। तो हमारे स्टाफ को ये सब हमने सिखाया है कि हमको उनसे कांटेक्ट में रहना है। जैसे छोटे बच्चों के साथ हमको एकदम चिपक के ही रहना पड़ता है, वैसे ही ये जानवरों को नीड है सर। ये उठ भी नहीं पाते, बुढ़े हो गए हैं, 12-15 साल तक जीवन में क्या संघर्ष किए हैं, ये बहुत विल पावर होता है। हमारे पास अभी 3 महीने पहले सदर बाज़ार से एक केस आया था। एक लड़का था नाबालिग, उसने मस्ती मजाक में सोनार की दुकान से एसिड चुराया और कुत्ते सो रहे थे, उनको एसिड फेंक दिया उनके ऊपर। किसी का मुंह जल गया, किसी की आधा शरीर जल गया। क्यों किया पूछें तो बोलते हैं ऐसी मस्ती मजाक। वो कुत्ते मेरे यहाँ पे मैंने रेस्क्यू करके लाए। आप दुनिया की किसी भी बदबू को एक तरफ कर दिए और एसिड से जलते मांस की बदबू को एक तरफ रखिए। इतनी भयंकर बदबू कि आप नहा भी लेंगे ना तब भी आपके शरीर से वो बदबू नहीं जाएगी उनकी बेचारों की। कई लीटर नॉर्मल सलाइन से हमने धो धो के निकाला। इतनी जलन उनके शरीर में कि उनकी हड्डियां गल गल के टूट के निकले। 3 कुत्ते थे मेरे शेल्टर पे एडमिटेड, उसमें एक की डेथ हो गई, 2 आज भी है। पूरा फेस एक का बर्न हो गया है, एक का पूरा हाथ बर्न हो गया। लेकिन जब इनको हम ड्रेसिंग भी कर रहे थे ना, पहले दिन रेस्क्यू किया था, ये कुत्ते क्या कर रहे थे मालूम है? ये हमें काट नहीं रहे थे। अच्छा, ये पूंछ हिला रहे थे, यानी वो हमदर्दी को समझ रहे थे, वो हीलिंग जो टच को इनके समझ अंदर रहे एक थे। वो डिफरेंस होता है कि मुझे जो मारा, अगर वो भी मुझे पुचकार लेगा तो मैं अपना नेचुरल जो बिहेवियर है वो मैं दिखाऊंगा, मैं पूंछ हिलाऊंगा, मैं उसे स्वागत करूंगा, कोई बात नहीं आजा।
तो ये जो क्वालिटी है ना, ये हम ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकती है की बात नहीं है, आप डेवलप करना चाहो तब भी नहीं हो सकती है ये, नहीं हो सकती। तो ऐसे अनेकों अनेक केसेस एवरी डे आते हैं। जैसे अभी मेरा फ़ोन साइलेंट पे है और सिर्फ कॉल्स आ रहे हैं एम्बुलेंस को भेजने के लिए। अब ऐसी बात है सर कि लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को हमें जीव प्रेमी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद हैं और लोग हम पे अटूट विश्वास करते हैं। एक मतलब ये, आप अगर मुझे पूछे कि क्या फ़ायदा हुआ आपका, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, इंजीनियरिंग का कोई भी कैंडिडेट मिनिमम 50,000 से नीचे तो इंडिया में कमाता नहीं, उसके ऊपर ही कमाता है। मैंने लोगों का वो विश्वास कमाया है जिसकी कोई आप रुपयों से तुलना नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि अगर हमारा एनिमल इनके पास में गया तो वो बचेगा ही, या नहीं भी बचेगा तो उसको मिनिमम पेन एंड सफरिंग होगी, और ये बड़ी बात है। ये बताइए, ऐसे कितने केस रहते हैं जिसमें उसको उसकी खुद की सफरिंग से बचाने के लिए उसको मृत्यु दे देना बेहतर होगा? ये हमारा एक हम लोग एसओपी रखते हैं, एक स्टैंडर्ड्स है हमारे। हाँ। अगर कोई डॉग को इतना पेन है, जैसे किडनी रीनल फेलियर जब जैसा होता है तो किडनी में बहुत पेन होता है, ऐसे कुछ केसेस में हम डॉक्टर्स से सजेशन करके उन्हें यूथेनाइज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है करना। हाँ। और जो केसेस में फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई या कुछ, उसको हम लोग संभाल लेते हैं। तो ऑर्गन फेलियर अगर हो रहा है किसी एनिमल का, तो हम डॉक्टर से विचार विमर्श करके, और अगर वो ऐसे कुछ उसको घाव बने हुए हैं जो कि डायबिटीज़ के कारण ठीक होने लायक नहीं है, इनको भी बहुत हाई डायबिटीज़ रहता है, या फिर वो बढ़ते चले जाएंगे, उस केसेस में है। पर इनका रेट कम रहता है, क्योंकि हम लोग एक वैसा शेल्टर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की कमियों की वजह से हम यूथेनाइज करें। हम ये नहीं सोचते, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास में कमरा नहीं है तो मैं यूथेनाइज कर दूँ, ये हम नहीं करेंगे। हम इंस्टेड बनाएंगे और हम उन्हें लाइफ देंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है उनको सेकंड चांस देना, उनको ख़त्म कर देना मोटिव नहीं है। मैं अब इनसे जुड़े हुए 2-3 और मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के कुछ शहरों में ये सामने आया कि कुत्तों ने बच्चों को मार डाला। शायद पालतू कुत्ते भी थे कहीं पे, कहीं स्ट्रीट डॉग थे, उन्होंने बच्चों को काटा, मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये स्ट्रीट डॉग से ऐसा खतरा लोगों को कितना है और क्यों है? एक्चुअली सर, सब कुछ चालू होता है साइकोलॉजी पे, जहाँ पे डॉग्स की एक्चुअली मेमोरी ना बहुत शार्प रहती है, बहुत ब्रिलियंट रहते हैं ये। अगर इनको मालूम रहता है कि मुझे मारा, मेरे भाई बहन को मार डाला, इनको याद है, या किसी गाड़ी ने वो कर दिया, तो इनके अंदर एक आक्रामक बिहेवियर, जिसको हम आक्रामक बोलेंगे पर उनके नज़र में है ये प्रोटेक्शन, वो जनरेट हो जाता है। अब अगर अपन उसको छोटे स्केल पे एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कुत्ते ने भौंका, अगर हम उसको पुचकारेंगे नहीं या उसको फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, तो ये अगले इंसिडेंट में डबल हार्म करेगा, जैसे गाड़ी के पीछे भागेगा। तो जानवरों के साथ में जो मेमोरीज है ना, वो काम करती है। पिछले समय में कुछ हुआ हो तो कुछ डॉग्स अगर ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली कुछ कर रहे हैं, बार बार भगाता है, दौड़ाता है। सैडली इंडिया में ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि इन डॉग्स को वहाँ पे रिहैबिलिटेट करके उनके बिहेवियर पे काम किया जाए, जो कैनाइन बिहेवियरिस्ट बोलते हैं इन्हें, और उस सेंटर पे रख के हम ये समझे कि एक्चुअली में इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि चिड़चिड़ापन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी होता है कि लोग जानबूझ के तंग करते हैं, वो होती है। तो ऐसे कोई सेंटर का अभाव है। लेकिन ये तो इंसानों के लिए भी ऐसे सेंटर का अभाव है। अब जिस देश में अभी भी ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती, तो जानवर, उसमें वो भी कुत्ते, बहुत पीछे की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को कुछ प्रोड्यूस तैयार करके नहीं दे रहे हैं, जैसे दूध मिल रहा, ना गोबर, ना दूध, ना अंडा, ना मांस, तो हम उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट आखिर क्यों करें? हमारी सरकार के पास भी एक सीमित बजट है इतने सारे लोगों का, तो वो इनको नज़रअंदाज करती है, जो कि हम समझ भी लेते हैं। तो क्या होता है, हमें इसीलिए एनजीओज जो हैं, हमारे जैसी एनजीओ है, या कुछ इंडिविजुअल भी एनिमल लवर्स होते हैं जो अपने कैपेसिटी में हर दिन 500-500, 1,000 डॉग्स के खाने का अरेंजमेंट करते हैं, हम इनको हेल्प करें। क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो एनिमल्स को स्ट्रीट में
फ्रेंडली बना के रखते हैं। ठीक। जो उनको ये बताते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो, तुमको मैं खाना दूंगा, सुबह 8 बजे दूंगा, शाम को 8 बजे दूंगा। तो सभी इंसानों की गुडविल बढ़ा देते हैं वो हाँ, खिलाकर। वो एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारे लोगों का बेड़ा उठा लिया है। इसलिए अब लोग बहुत एनिमल्स को फीडिंग करते हैं। और कोविड लॉकडाउन के बाद में ये मानसिकता लोगों की बहुत चेंज हो गई है। गरीब से गरीब आदमी भी 5 रुपए का बिस्किट खिला के ही जाता है। हाँ। पर अमीर लोग जो हैं अब उनको अपनी ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं कि हाँ, पॉश, वहाँ घुसने का एकदम पॉश, वहाँ पे आप खुद हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकते, उनका प्रोटोकॉल टूट जाएगा। हाँ। तो तकलीफ हमें ज़्यादा आती है हाइपर एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है, बजाय कि मिडिल क्लास या फिर स्लम एरिया से। जो अब ये बतलाइए मुझको कि ये स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और उनको एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाना, ये दोनों कितना फीजिबल है? जितने संख्या में हैं स्ट्रीट डॉग, ये कितना फीजिबल है ये? सर, ये हमारे पूरे शहर में नगर निगम की नल की पाइपलाइन बिछाना, बिजली के तार चेंज करना, ये सबसे बहुत आसान काम है। ऐसा कठिन काम तो सरकार लोगों के लिए करती है। दूसरे शहर के कंट्रीज़ के आर्किटेक्ट्स को बुला के डैम बनवाती है, शहर को और विकसित करने की योजनाएं बनाती हैं। उससे तो बहुत सस्ता और आसान काम है ये, क्योंकि लोग, ये जो जीव प्रेमी हैं, ये काम फ्री में करके दे रहे हैं उनको। जानवरों को खाना खिलाने का क्या नगर निगम हमें भत्ता देती है क्या उनके लिए चावल और हम घर में जो दूध भात खिलाते हैं, बनाते हैं, वो मिलता है हमें किसी डेयरी से? हम ये हमारी जेब से लगाते हैं। वो बीमार होते हैं तो कौन सा हमें उनसे कोई कॉम्पनसेशन मिलता है? हम उनका ऑपरेशन अपने जेब से कराते हैं। सरकारी अस्पताल ले जाते हैं तो सारी दवाई तो हमें खुद लेकर आनी पड़ती है। सरकार को बस इतना काम करना है कि नसबंदी प्रोग्राम को आयोजन करना है। उसके लिए आप टेंडर खोलिए। वैसे भी 50 किस्म के टेंडर होते हैं। जो एलिजिबल एजेंसी है, अब तो कानून भी अच्छे बने हुए हैं कि जो वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर है वही एबीसी कर सकता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, उनके लिए तमाम दूसरे शहरों में एनजीओज़ में 15-15 दिन की सर्जिकल ट्रेनिंग होती है। जो डॉक्टर हमारे 1 घंटे में एक ऑपरेशन करेगा, वो ये ट्रेनिंग प्राप्त करके 15 मिनट में एक कर लेगा। तो ये सब स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें, इससे रोज़गार भी बढ़िया बनता है। और जहाँ तक बात आई रेबीज़ वैक्सीनेशन की, इसको तो आप हर कुछ दिन में आयोजन कर लो, नॉन प्रॉफिट एनजीओज़ के साथ में मिलके कर लो, क्योंकि एक यही दिक्कत है रेबीज़ जिसका कोई समाधान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि हमें सर्वे ही नहीं मालूम हमारे यहाँ कितने कुत्ते हैं। हाँ। अभी हमने आरटीआई लगाई हुई थी, उसमें बताया कि कभी गणना ही नहीं हुई है, जबकि आप पेपर में देखेंगे कभी 25,000 का फिगर बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे। हवाई बातें हैं, मिसलीडिंग फिगर्स है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। आज अगर एक बात बताइए, कोविड से हम कैसे जीते? हाँ। हमको मालूम था हमारे शहर की पॉपुलेशन X नंबर है। हाँ। तो हमको X नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस की अवेलेबिलिटी चाहिए, X नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स चाहिए। हाँ। अभी हमें मालूम ही नहीं है कि स्ट्रीट में कितने डॉग्स हैं। अभी आपके यहाँ रेबीज़ आउटब्रेक हो जाता है, आप क्या रणनीति अपनाएंगे? आपको मालूम ही नहीं आपकी साइज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। आपको पता ही नहीं कितने वैक्सीनेशंस आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ एम्बुलेंस चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्टाफ आपको चाहिए। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। हम लोगों को बहुत आसान है इसमें। एक आप फ्लो चार्ट बनाइए और उसको सिर्फ फॉलो करते रहिए हर साल। और कुत्ता है ना, 80% ऑफ डॉग्स जो है वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और हमें रेबीज का खतरा है फ्रेंडली डॉग से। जो डॉग ह्यूमन के आसपास आता ही नहीं है, मान लो वो रेबीज में मर भी जाता है तो ह्यूमन तक तो ट्रांसमिशन ही नहीं हुआ। रेबीज कॉन्टैक्ट डिजीज है। अगर हमें सलाइवा उसका लग रहा है, रेबीज हमें तभी होगा। अगर रेबीज का कुत्ता मर गया, उसकी बॉडी फट भी गई, आई मीन कोई दूसरा जानवर उसे खा गया और वो खुला पड़ा है, रेबीज वायरस इतना वीक होता है कि एयर में वो नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो जो डॉग्स हमारे आसपास आ रहे हैं, जितने भी कुत्ते सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, आप वहाँ पे रेबीज वैक्सीन की सप्लाईज हमेशा रखिए। तुरंत रेबीज का वैक्सीनेशन हो जाएगा। जितने लोग पेट हॉस्पिटल आते हैं वहाँ तो वो अपने पैसे देके करवा ही लेते हैं। आज सरकारी स्तर पे नहीं है रेबीज वैक्सीनेशन का इतना इंतजाम। होता है लेकिन जितनी नीड है उतना नहीं है। ऐसा उतना नहीं है। होता है जी, लेकिन सिटी में हो रहा है। अब अपने शहर में ये गोवा का आपने कहा कि गोवा को यूके के एक एनजीओ ने मिलकर वहाँ रेबीज फ्री स्टेट बना दिया है। इसका क्या पैरामीटर है रेबीज फ्री?
जो ये पॉपुलेशन का सेंसस होता है ना, जो हमारे यहाँ रायपुर में तो हुआ ही नहीं आज तक, उसमें ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ह्यूमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं हाँ, कि कितने बाइट्स हुए, किस पूरा मैप को डिवाइड किया जाता है कि किस एरिया से डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा आते हैं, कहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो एरिया में जाके डॉग को कैचिंग करते हैं और उनको वैक्सीनेशन लगाते हैं और साथ में एक मार्किंग कर देते हैं, अच्छा। एक कलर पेंट लगा देते हैं जिससे ताकि उसी को बार बार वैक्सीन ना लगे। और मान लीजिए अगर डबल वैक्सीन लग भी जाता है तो वो बूस्टर शॉट कहलाएगा, तो उससे उसको केवल कोई वैक्सीन मृत्यु नहीं वेस्ट होगी, लेकिन वैक्सीन उसकी बस डेथ waste नहीं होगी। हाँ, और इससे एक अवेयरनेस आती है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि जानवरों का इलाज करने के लिए भी कोई है। आम तौर पे लोग देखते हैं अरे बेचारा चोट लग गई, ये सोच के गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, पर जब बार बार देखते किसी जानवर को कोई उठा रहा है, इलाज करा रहा है, तो अगली बार जब वो उस सिचुएशन में आए तो वो भी सोचते हैं कि शायद मैं कुछ कर पाऊं। तो वेलफेयर एक्चुअली इसको कहते हैं हम, जहाँ पे आप सक्षम बने खुद कुछ करने के लिए। वरना अभी अपने पालतू जानवरों की देख रेख कर लेते हैं लोग, अगर बहुत जिम्मेदार हैं तो। बहुत जिम्मेदार है तो ही करते हैं। लोगों का आजकल कुत्ते छोड़ने का भी बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है। हर एक पाले हुए कुत्तों को छोड़ देते, परेशानी हो रही है तो छोड़ दिया। एक्चुअली मैंने तो इतना समझा है ह्यूमन साइकोलॉजी कि बात ये नहीं है कि आप कुत्ते के साथ में आपने दगाबाजी की, बात यह है आप अपनी लाइफ के पहलुओं में सीरियस ही नहीं है। आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हो, आप अपने रहन सहन के लिए सीरियस नहीं हो। कभी आपका मन करता है मैं माउंटेन में चले जाऊं, कभी आपका मन करता है मैं गांव खेड़ा आ जाऊं, ऐसे नहीं होता। कभी आपका मन करता है मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, कभी आपका मन करता है मैं शादी करूं, तो कभी करता है डाइवोर्स ले लूं। तो ये जो फैक्टर्स है ये डॉग की लाइफ में भी दिखते हैं, शौक की पूर्ति ले आते हैं, फिर लगता है नहीं हो पाएगा। तो हम जो अडॉप्शन के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं ना, पहले उसमें हम लोगों की लाइफ को समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी आखिर है क्या। कई ऐसी लड़कियां आती हैं जो शादी करने 2-3 साल में शादी कर लेंगी, उनकी लाइफ में कुछ खास करियर के लिए एम्बिशन नहीं होता, तो वो बिल्कुल फिट नहीं होती अडॉप्शन के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले होते हैं, वो फिट नहीं होते। हम उन्हीं को गोद दिलवाते हैं जिनके अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 व्यक्ति के बीच में कुत्ते का कुछ ना कुछ काम बटा हो, जैसे खाना मम्मी दे रही है। कोई नफरत करता हो, चिढ़ता हो, उस परिवार में देने का मतलब नहीं। नफरत परिवार तो बिल्कुल नहीं देते, इनफैक्ट उन्हें भी नहीं देते जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या उनके घर में कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है। उनको हम ये भी पूछते हैं कि अभी बच्चा होगा अगर आपका तो आप क्या करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा हो गया अब इसे ले जाओ। तो ये सारे फैक्टर्स आप समझिए, क्योंकि ये भी एक लाइफ है, जानवर की भी एक ज़िंदगी है। और उनको फिर क्या है, हमारे देश में ऐसा सेटअप नहीं है कि आप उन्हें किसी रेस्क्यू सेंटर में छोड़ आएँ और कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ से अडॉप्ट कर ले। इतना विकास नहीं हुआ है हमारे देश का साइकोलॉजिकली। आपको बिल्डिंग्स के तौर पे बहुत विकास दिखेगा, पर मेंटल लेवल हम लोगों का पुअर है अभी भी। हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियां टालने के मोड में रहते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आज हमारा ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो हम अभी कुत्ता नहीं पाल पाएंगे अगर हमारा ऐसा माइंडसेट है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी एनिमल शेल्टर चले जाओ, आप वहाँ पे एनिमल के साथ में टाइम स्पेंड करो, आपको खुद जिम्मेदारी का एहसास होगा। चलिए वो भी आपके सिटी में मान लीजिए शेल्टर की सुविधा नहीं है, तो आसपास के स्ट्रे डॉग्स को आप खाना खिलाना चालू करोगे तो वो सुबह शाम की जो जिम्मेदारी बंध जाती है उसमें ही लोग परेशान होने लगते हैं। ये डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए बीच में महाराष्ट्र के एक हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, एक बेंच का, कि इनको न खिलाए कोई खाना। बाद में शायद उस पर रोक लगी जी। तो आज इसमें लीगल स्टेटस क्या है? अभी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी मामला स्ट्रीट डॉग्स के अगेंस्ट आता है, जो कि जनरली लोग करते हैं, कुत्ता भौंकता है, इन्हें खाना दो तो ये आक्रामक होते हैं, ये सारी बातों को अब कोर्ट में कहीं एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और अगर कोई लगाता भी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, और अगर कोई लगाता भी है मान लीजिए इस तरीके के आरोप, तो उसको जनरली खारिज कर देते हैं, अनलेस कोई लाइफ डेथ का मामला नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फीडिंग हो, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो जो एनिमल फीडर्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट अथॉराइज्ड कार्ड मिल जाता है कि आपको डॉग को फीडिंग करनी है, आप उनको खिलाओ। जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो पशुओं के प्रति बहुत ज़्यादा नरम है।
मतलब उन्हें बहुत वो सपोर्ट करता है। हम वैसे भी अहिंसावादी देश हैं, तो अपने शहर के, अपने घर के आसपास के जीव जंतु, नदी नाले, पेड़ पौधे, सभी की रक्षा करना है ना, हमारा एक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, जो आर्टिकल 51 AG में बताया भी गया है। और अगर आपको कोई आपके जीने के तरीके को रोकता है तो ये एक अपराध है। भाई मैं जानवर के प्रति संवेदनशील हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास फूल पौधे पत्ती रहे, और आप कह रहे हैं कि आप ऐसे मत जियो, तो ये तो मेरे मानव राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। तो अब लोग इस मुद्दे पे, इस चीज़ के आधार पे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि हम तो वो काम कर रहे हैं जो आपका संविधान बोल रहा है। हाँ। तो अब इसमें ये होता है ना कि जो लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस है कि कोई भी सोसाइटी जो है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अब जैसे कि बन गई, मान लो ऐसा फ्लैट सिस्टम है जहाँ 300 लोग रह रहे हैं, अब वहाँ पे कुत्ते हैं, वहाँ पे गाय है घूमने वाली, आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वहीं पे वो पैदा हुए हैं, क्योंकि डॉग्स जो है टेरिटोरियल एनिमल्स हैं। तो जो इनकी RWS की जो सोसाइटीज़ बनती है उसमें एक फीडिंग का स्पॉट आपको तय करना कंपलसरी हो गया अभी, जो अप्रैल में 2023 के जो रूल आए उसके अनुसार। अच्छा। आप ऐसा लिख नहीं सकते हैं कि इस सोसाइटी में, ये पॉश सोसाइटी, यहाँ पे कोई भी डॉग को फीडिंग नहीं कराएगा। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सेंट्रल एक्ट बने हुए हैं उनका ये हनन है। अब हम भारत देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो संविधान के विरुद्ध जाता है। संविधान हमें कहता है आप उनको खिलाओ पिलाओ। संविधान ये अगर हमें कहता कि आप कोई भी कुत्ता आपको दिखे, सरकारी हेल्पलाइन में फ़ोन करो और इनको सरकार पालेगी, तो हमें इतनी टेंशन होती क्या? तो सरकार ने तो ये रास्ता ही नहीं दिया। हाँ। सरकार ने कुत्तों को सड़क में जीने का अधिकार दिया है। बाकी जो दुनिया में देश है वहाँ पे उनको सड़क में जीने का अधिकार नहीं है। हाँ। डॉग कैचर आके उनको शेल्टर होम ले जाते हैं, और शेल्टर होम में या तो वो हमेशा रहते हैं या शेल्टर होम से ही अडॉप्शन होता है। तो इस तरीके की पॉलिसीज क्योंकि हमारे भारत देश में नहीं है, और हमारे भारत देश में हमेशा से जानवर आसपास रहे हैं, हर एक युग में से रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और दूसरा ये भी है कि लोगों को आस्था है जानवरों के प्रति। हर त्योहार हमारा किसी न किसी जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी दिन मनाते हैं तो उसमें पहले गाय के लिए कुछ खिलाते हैं, कुत्ते के लिए रखते हैं, चिड़िया पक्षी के लिए अनाज रखते हैं। तो ये भारत की संस्कृति है। हम कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे हैं, ब्लॉक सिस्टम में। तो इसी वजह से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है और ऐसे फालतू की कई पेटिशंस जाती है जो खारिज हो जाती है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी यही है कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो अपने डॉग को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ़ोन आता है ना कि भाई ये लोग खाना खिलाते हैं तो ये कुत्ता दौड़ाता है बाकी बच्चों को, तो हम उन्हें कहते हैं बहुत आसान काम है। कुछ कुत्ते हैं जो मस्तीखोर होते हैं, वो दौड़ते दौड़ते हैं और आपको लगे अरे मुझे काटने आ रहा है, तो हम कहते हैं ऐसे डॉग्स को आप लाल रंग का पट्टा पहना दो। हाँ। जिससे आप ये आइडेंटिफाई करोगे, और छोटे बच्चों को ये बता दो कि बेटा जब लाल रंग वाला डॉग आए ना तो हिलना नहीं, दौड़ना नहीं, चिल्लाना नहीं। और बाकी जो कुत्ते जिनको वैसे ही सोए हुए रहते हैं उनको आप ग्रीन कलर का पहना दो। तो ग्रीन वालों के सामने आप दौड़ेंगे भी, आप तेज भी कार चलाएंगे तो उन्हें मतलब नहीं, पर रेड वालों के सामने आप थोड़ी मैनेजमेंट है। तो हमको इस तरीके की प्रैक्टिसेस लाना है। हर एक सोसाइटी में आपको कुछ 25 लोग ऐसे हैं जो जीवों के प्रति संवेदना रखने वाले मिलेंगे, 200 लोग होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, और 10 लोग होंगे जो परेशान करने वाले मिलेंगे। तो हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, सिर्फ अपने उन परसेप्शन का अंतर है जी। अब क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैं उसे खाना खिलाती हूँ इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। हाँ। कभी आपकी सोसाइटी में अगर कोई भी ना दिखे जानवर को खाना खिलाता तो आपको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, तो किसी की मदद करने से भी कोई बुरा बन जाता है, मेरा ये बोलना है। आपका शेल्टर यहाँ से रायपुर शहर से कितने दूर है? ये लगभग 25 किलोमीटर के आउटर एरिया में है। वहाँ आते हैं लोग देखने के लिए उसको? हर महीने 200 के आसपास लोग आ जाते हैं। हर महीने 200 लोग विजिट करते हैं। विजिटर डायरी में हम लोग भी चेक करते हैं। कोई अपना डॉग छोड़ने आता है, बीमार डॉग, कोई सैटरडे संडे घूमने के लिए आता है। अच्छा। कोई अपना बर्थडे मनाने के लिए आता है। अच्छा। कोई आसपास के लोग आ जाते हैं कि कौशल्या मंदिर गए थे तो सोचा इधर भी आ जाएं। ये वो लोग हैं जो सोचे नहीं रहते हैं कि यहाँ पे क्या काम होगा, क्योंकि जनरली हमने गौशालाएं देखी है, हमने सब तरह के जानवरों का शेल्टर नहीं देखा है।
जैसे हमारे यहाँ हर साल ऊंट रेस्क्यू होता ही है। अच्छा। जब फेरी वाले आते हैं हाँ। तो ये बड़े गैर जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं जो जानवरों से पैसा कमाते हैं। अब अगर ये ऊंट बीमार पड़ गया तो ये इन्हें जस की तस छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा। अब ऊंट रखने की सुविधा कहीं नहीं है। पहले हम लोगों का जब शेल्टर नहीं था तो हम बढ़ते कदम गौशाला में रखा देते थे, पर अब हमारे शेल्टर में ऊंट रखने की सुविधा बन गई है। तो उनका इलाज भी अलग होता है, उनका खान पीन से लेके उनका टेम्परामेंट भी अलग होता है। तो ये ऊंट आते हैं। तो उसको क्या करते हैं फिर उसको वहाँ सर, रखने हम के उसको बाद? स्वस्थ करते हैं और उनको राजस्थान भेजते हैं। ऐसा? उसको पूरा गाड़ी करके स्टेट की परमिट लेके हम लोग फिर वहाँ भेजते हैं। और मान लो कुछ ऊँट ऐसे तो भी ये हैं। कितने केस ऐसे अभी तक आ गए हैं? 2 केसेस हमने भेजा है और बाकी 5 केसेस तो मर गए, क्योंकि जो पालक है उन्होंने उनकी बॉडी को इतना ओवर यूज़ किया कि उनको गैंग्रीन हो गया था, वो बचाने लायक थे नहीं। और हमारे राज्य पशु अस्पताल में ऊँट के लिए वैसी बेहतरीन सुविधा नहीं है जो जैसी बीकानेर और राजस्थान में होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ज़्यादा संख्या में तो है इनको, क्योंकि चलने को नरम सतह चाहिए होती है। तो यहाँ सड़कों पे जो लोग चलाते हैं कंक्रीट सड़क पे, वो नुकसान करता है पैरों को। अर्थराइटिस तुरंत उनके पंजों में क्रैक, अर्थराइटिस होके उनको क्या होता है ना, लार्ज एनिमल के साथ में ये है कि जैसे कुत्ता तो 3 टांग में भी चल लेगा, 2 में भी चल लेगा, कुछ नहीं है तो व्हील चेयर लगा लेंगे। लार्ज एनिमल के लिए ऐसा कोई सेटअप नहीं बन सकता। इतना बड़ा जयपुर पैर उनकी बॉडी ही नहीं सपोर्ट करती है। कुत्ता पीछे का 2 पैर एक साथ यूज़ करता है, आगे का एक साथ। ऊँट का चारों अलग यूज़ होता है। तो बहुत ही इसकी एनाटॉमी बड़ी टेक्निकल रहती है और इसीलिए ये डेजर्ट एनिमल्स कहा जाता है। इसलिए राजस्थान के बाहर इनको निकालना इलीगल है। दूसरे गांव में बच्चे इनके हो जाते हैं, कभी दूध के लिए। एक दिन हम लोग आपका सेंटर देखने के लिए आते हैं। हाँ। और आपसे बहुत दिलचस्प बात हुई, बहुत ही अच्छी। थैंक यू। और इतनी जानकारियाँ मिली है और एक नया नज़रिया इस इंटरव्यू को देखने वाले लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल। तो आपसे समय मिलने में टाइम लगा, आप बिजी थी अपने शेल्टर के काम में। हम आईसीयू बना रहे थे स्ट्रीट डॉग्स के लिए। हाँ। हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ का पहला आईसीयू बना है। जो जानवर को बीमारी एक से दूसरे को फैल सकती है उसको आइसोलेशन में रख के। अच्छा। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पहला शेल्टर है जहाँ पे पैरालाइज्ड डॉग्स के लिए अलग से चेम्बर है, जिसमें जब वो रेंगते हैं, पीछे के पैर उनके लटकते हैं, तो उनको छिलाता नहीं है, चोट नहीं लगती है। अलग फर्श है उसके अलग लिए। फर्श है उसकी। और उनके लिए हमने छोटी छोटी खटिया बना के रखी है, हर डॉग की अलग खटिया, क्योंकि ये कुत्ते ऐसे हैं, इनका निचला पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। ये खुद से सुसु पॉटी नहीं कर सकते, हमें खुद से इनका पेट दबा दबा के इनको बाथरूम इनका निकालना पड़ता है। तो ये इसको कहते हैं, इसलिए सेंचुरी कहते हैं हम, क्योंकि ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। अब जिसका नेचुरली नहीं निकलता है फिर वो रोता है कि मेरा पेट खाली कर दो, तकलीफ होती है उसे। तो पैरालाइज्ड डॉग हमारे पास में इसलिए भी ज़्यादा आते हैं सर, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हाँ, उनसे कुचल जाते हैं जी। और वो नहीं आए, इसलिए हम लोग नसबंदी पे फोकस करते हैं। छोटे पिल्ले तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, वो बच नहीं पाते। फिर बड़ा डॉग ऐसा है जो कुछ साल जी भी जाता है। अब इसको देखने के लिए एक दिन हम अपनी टीम के साथ आते हैं आपके शेल्टर में। हाँ, ज़रूर आइए। और आपने जो बतलाया वो हमारे लोगों को बहुत सी जानकारी पहली बार मिलेगी। मुझको तो कम से कम मिली ही है बहुत सी जानकारी पहली बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे फिर मिलेंगे किसी जानकारी के लिए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अपने घर के आसपास के जीवों के प्रति संवेदनशील बने। उनमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो आपका कुछ भी चीज़ चुरा नहीं सकते, ले नहीं सकते। बस एक चीज़ आपसे ले सकते हैं, वो है आपका समय, और बदले में आपको अच्छे कर्म और ढेर सारा प्यार ही दे सकते हैं। उनको ज़रूर खाना खिलाएं, पानी दें उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।